तो कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 की थ्योरम्स। इसके अंदर आपके 3 थ्योरम हैं, 6.7, 6.8 और 6.9। ये 3 थ्योरम हैं और आज हम जो है इसकी पहली थ्योरम करेंगे, थ्योरम 6.7। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अगर आपको थ्योरम 6.7 आती है तभी अगली थ्योरम आएगी, है ना। यानी ये तीनों थ्योरम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक थ्योरम आएगी तो अगली थ्योरम समझ में आएगी, दूसरी थ्योरम समझ में आई तो तीसरी थ्योरम समझ में आएगी। ठीक है ना, तो ध्यान से पूरा मन लगा के इसको समझना। और इनसे है ना बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। इस थ्योरम से जो रिजल्ट निकलेगा, इस थ्योरम से जो हम पता करेंगे, जो रिजल्ट आएगा हमारा, वो रिजल्ट हमारी बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखो, चलो क्या कह रखा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब ढाला जाए, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, अब प्रमेय में कहा कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, शीर्ष क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बी लिखा, ए लिखा, सी लिखा, ये शीर्ष होते हैं। अब इसने कहा कि समकोण वाले शीर्ष से, वहाँ वैसे शीर्ष से जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। अब 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इस शीर्ष से हमने क्या किया, कर्ण पर लंब ढाला। कर्ण मतलब बीसी, इस शीर्ष से मैंने बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब ढाला। ठीक है, लंब ढाला मतलब यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा। इस पॉइंट को लेट से मान लो डी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, ये आपको दिया हुआ है। तो मतलब अब हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब क्या है कि इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के दोनों ओर कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बन गया एबीडी, एक बन गया ये एसीडी। तो ये दोनों त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होंगे, ऐसा प्रूफ करना है। समझ में आया? देखो, इस लंब के एक तरफ तो ये त्रिभुज बन गया, ये वाला, है ना। तो मुझे प्रूफ करना है कि त्रिभुज एबीडी, ये त्रिभुज समरूप होगा किसके, इस पूरे त्रिभुज के। बात समझ में आई? ऐसे ही इस लंब के दूसरी तरफ ये त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज, है ना। तो इसी तरीके से मुझे प्रूफ करना है कि ये ग्रीन त्रिभुज इस पूरी त्रिभुज के समरूप होगा, इस पूरी के। समझ गए? ठीक है, और क्या कहा, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब परस्पर का मतलब एक दूसरे के। इस लंब के दोनों तरफ ये त्रिभुज बने हैं ना, मुझे ये भी प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के भी समरूप होंगे। नहीं समझे? देखो, ये लंब आपने खींचा, इस समकोण से आपने कर्ण पर एक लंब खींचा। प्रमेय में कहा गया कि इस लंब के दोनों तरफ जो त्रिभुज बने हैं, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के भी समरूप हैं और ये दोनों त्रिभुज इस पूरे बड़े त्रिभुज के भी समरूप हैं। ये बात कही गई है। यानी मुझे प्रूफ करना है कि ये त्रिभुज, ग्रीन त्रिभुज, समरूप है किसके, इस ऑरेंज त्रिभुज के। बात समझ में आ गई? और क्या प्रूफ करना है, मुझे यह प्रूफ करना है कि ये ग्रीन त्रिभुज इस पूरे बड़े त्रिभुज के भी समरूप है, ऐसे ही ये ऑरेंज त्रिभुज इस पूरे बड़े त्रिभुज के भी समरूप है। यानी एक ही थ्योरम में 3 प्रूफ करने हैं। कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया है। क्या दिया है, हमें एक समकोण त्रिभुज दिया था, समकोण त्रिभुज
ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें कह रखा है कि हमने इस समकोण से कर्ण पर लंब ढाला, यानी AD हमने BC पर लंब ढाला हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है। AD लंब दिया है BC पर, ये आपको दे रखा है। फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? मुझे सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे और ये त्रिभुज पूरी त्रिभुज के भी समरूप होंगे, यानी ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABD समरूप होगा, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा, ये प्रूफ करना है। अच्छा, अब यहाँ पर नाम लिखते टाइम दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप समरूप लिखते हैं तो नाम उसके प्रॉपरली दिए जाते हैं। अब मुझे नाम तो पता ही नहीं, जैसे इसका मैंने ABD नाम दे दिया, अब इसका नाम मुझे प्रॉपरली देना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करने के बाद जब त्रिभुज के मैं नाम लिखूंगा वही नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सिद्ध करना है ना उसको अभी एक बार मत लिखो। आपको ये तो पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, ये त्रिभुज इस पूरी त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, ये ऑरेंज त्रिभुज इस पूरी त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। लेकिन अब अभी इसके नाम को मत लिखो, है ना। जब हम सिद्ध कर लेंगे ना उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो इसलिए इसका जगह छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं, डायरेक्टली सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब सिद्ध कैसे करना है वो समझो। सबसे पहले एक काम करो, इसमें से किसी भी एक एंगल का नाम दे दो, चाहे इस एंगल का नाम दे दो, इस एंगल का नाम दे दो, इसका नाम दे दो, इसका नाम दो, किसी भी एक एंगल का नाम दे दो। नाम देने का मतलब जैसे मान लो मैंने इस एंगल को x नाम दे दिया। नाम क्यों दे रहे हैं? ताकि इससे हमें त्रिभुज का पता चल जाए। जैसे मैं ये दोनों त्रिभुज लूंगा, इन दोनों को समरूप करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे नाम लेने में दिक्कत ना आए, है ना। तो इसलिए मैंने इसको कुछ मान लिया, मान लो मैंने x मान लिया इसको। अब अगर ये x है तो ये कितना होगा? 90 होगा, है ना, क्योंकि प्रमेय में दिया गया है कि लंब है, तो इसका मतलब ये 90 हो गया। और ये कितना बच गया? ये बच गया आपका 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स, क्यों 90 माइनस एक्स बच गया? देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, पता है ना। तो अगर आप इस त्रिभुज में इसको x मानते हैं, लिख देता हूं साथ साथ, माना एंगल B बराबर x है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा, यानी x प्लस 90 प्लस ये एंगल कौन सा है? BAD। BAD बराबर होगा 180। रीजन त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। और यहां से हमारा एंगल BAD 90 माइनस एक्स आ जाएगा। दिखाते हैं आपको, ये x वहां चल गया, ये 90 भी वहां चल गया, यानी एंगल BAD बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स, यानी ये हो गया हमारा 90 माइनस एक्स। और यही मैंने लिखा था, बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी तरीके से हम इन त्रिभुजों के भी नाम दे देते हैं, मतलब नाम एक ही x देना है। अब यहां से ये तीनों एंगल्स के नाम निकल जाएंगे, कहने का मतलब ये है। अब देखो, ये एंगल 90 का होगा, है ना। अच्छा, अब देखिए, ये पूरा एंगल 90 का था, ये पूरा एंगल कितने का था? 90 का। यहां तक का कोण का ना हमने नाम दे दिया, आधे का, 90 माइनस एक्स। अब इतना कोण बच गया, अब ये कितना होगा, कैसे पता करेंगे? देखो, ये पूरा कोण 90 था, इसमें से ये 90 माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना बच गया? ये बच गया x। कैसे पता किया वो समझ लो। आप कहना कि और एंगल A, ये पूरा का पूरा एंगल कितने का है? 90 का है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं एंगल BAD प्लस में एंगल CAD, इन दोनों कोणों का जोड़ 90 आएगा। यही बात है ना, ये पूरा एंगल 90 का है, इसका मतलब एंगल BAD प्लस एंगल CAD, एंगल BAD प्लस एंगल CAD, इन दोनों कोणों का जोड़ है जी 90। रीजन ये हमको प्रमेय में दिया गया है, दिया तो गया है कि इसका एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, BAD तो मुझे पता चल गया 90 माइनस एक्स है, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 90 माइनस एक्स, प्लस CAD मुझे पता नहीं चला, बराबर 90 डिग्री।
अब यहाँ से मुझे CAD भी पता चल जाएगा, ये वाला एंगल का नाम भी पता चल जाएगा। तो ये निकल के आएगा CAD बराबर, ये 90 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x वहाँ जाके प्लस का x हो जाएगा, यानी 90 माइनस 90 प्लस x, ये तो कट गया, यानी एंगल CAD बराबर आ गया x। कितना आ गया जी? x। अभी आपको है ना इन नाम लेने के फ़ायदे बताऊंगा कि क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये कोण आप पता कर सकते हो कि ये कोण कितना होगा। कैसे? इस त्रिभुज के, इस ऑरेंज वाली त्रिभुज के, इस ऑरेंज वाली त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा कोण पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको किया था वैसे इसको कर लेंगे। तो जब आप पता करेंगे तो ये आपका 90 माइनस x आएगा। आपको मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इस आकृति को नीचे ले जाते हैं। इतना आप साथ साथ लिख लीजिए भाई, इतना लिख लीजिए एक बारी। ठीक है, देखो और अब बात करते हैं इस कोण की। हमें पता है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा, यानी 90 डिग्री प्लस x प्लस ये एंगल है DCA। इन तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब 90 चल जाएगा वहाँ पे, x चल जाएगा वहाँ पे, यानी एंगल DCA बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 90 माइनस x। तो एंगल DCA कितना आ गया? 90 माइनस x आ गया। ठीक है, ये एंगल कितना आ गया जी हमारा? 90 माइनस x। यहाँ पे रीजन लिख देना, त्रिभुज का कोण योग गुण। मैं आपको वैसे लिखवा रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको स्लो लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, हमने किसी एक एंगल को कोई नाम दे दिया, अपनी मर्जी से x y z जो भी नाम देना चाहते वो दे सकते थे। मैंने x नाम दे दिया। जैसे ही मैंने इसका x नाम दिया तो ये 90 तो था ही, 90 माइनस x पता चल गया है ना। ये 90 माइनस x है तो ये x होगा, ये 90 था ही तो ये में 90 माइनस x पता चल गया। यानी एक को, किसी एक एंगल को हमने नाम दिया और हमें सारे एंगल्स के नाम मालूम चल गए। अब इनको समरूप करना बहुत आसान होगा। कैसे? आप ये ग्रीन त्रिभुज देखो और एक ऑरेंज त्रिभुज देखो, ये दोनों को आप समरूप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल x है, इसमें भी एक एंगल x है। ऑरेंज की बात करें, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 माइनस x है, ये एंगल 90 माइनस x है। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही आप इस ग्रीन त्रिभुज को पूरी त्रिभुज के समरूप भी कर सकते हो, ऐसे ही आप इस ऑरेंज त्रिभुज को पूरी त्रिभुज के समरूप भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये नाम नहीं लिखे थे, ध्यान है, ये नाम इसलिए जानबूझ के नहीं लिखे थे ताकि हम जब समरूप कर दें उसके बाद नाम लिखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हम कह देंगे और। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करूँगा, तो नाम ध्यान से देंगे, त्रिभुज BAD। इस त्रिभुज का तो कैसे भी नाम दे दो, एक त्रिभुज का तो आप अपनी मर्जी से किसी तरीके से नाम दे सकते हो। जो दूसरे त्रिभुज है ना, उसका नाम देते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब इसका नाम मैंने दिया BAD, अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरे का नाम देना है। अब इसका BAD दिया ना, अब अगर ये एंगल B देखते हैं, ये B कितना है? x है। इसका एंगल A कितना है? इसका एंगल A है 90 माइनस x। देख लो बेशक, आप ग्रीन त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें A एंगल कितना है? 90 माइनस x। इसका एंगल D कितना है? 90 है। समझ में आई है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरे त्रिभुज का नाम देंगे। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज हम ऑरेंज वाला ले रहे हैं, तो ऑरेंज वाले में सबसे पहले हम देखेंगे कि x कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे B था जो कि x था। अब यहाँ पर अगर आप ऑरेंज वाले त्रिभुज में देखेंगे तो वो A है, वो किसके बराबर है? A के। यहाँ का जो A एंगल है BAD त्रिभुज में, जो एंगल A है वो 90 माइनस x है। अब ऑरेंज में देखो 90 माइनस x कहाँ है? C पे है, तो हम यहाँ C लिख देंगे। यहाँ पर एंगल D 90 है, यहाँ पर एंगल D 90 है। अब ऑरेंज वाले त्रिभुज में देखेंगे तो 90 कहाँ है? D पे ही है। तो इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है ना, नाम थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। अब हम इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, है ना।
तो अभी हमें पता चल गया कि यार एंगल 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 समरूपता कसौटी से दोनों क्या होंगी, समरूप होंगी। तो लिख देते हैं, कैसे, आप लिख दीजिएगा जी, इसका एंगल बी और इसका एंगल ए बराबर है, चाहे आप आकृति में देख लो, अभी हमने किया तो है, इसी की वजह से तो नाम आए हैं। तो इसका एंगल बी को बीच में ले लीजिएगा, यानी ए बी डी बराबर है इसके एंगल ए, इसको बीच में लीजिएगा सी ए डी के, चाहे आप डी ए सी कह लो, आपकी मर्जी है। ये दोनों कोण बराबर हो गए। रीज़न क्या आएगा जी, दोनों एक्स हैं। समझ में आ गई, चाहे आप आकृति में देख लो भाई, ए बी डी ये वाला बी इसके सी ए डी इसके बराबर है। अच्छा, इसका जो एंगल ए है यानी बी ए डी वो बराबर है इसके एंगल सी के, एंगल ए सी डी के। रीज़न, दोनों 90 माइनस एक्स है। आकृति में चेक करो अपने आप, दोनों आपको 90 माइनस एक्स नजर आएंगे। इसका एंगल डी और इसका एंगल डी बराबर है, इसको डी को बीच में लेंगे, बी डी ए बराबर है इसके डी को बीच में लेंगे, ए डी सी। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों 90 हैं। ठीक है, इसी कारण हमने यहाँ पर इसको x माना था, ताकि हम आसानी से त्रिभुजों को समरूप कर पाएं। तो आप क्या कह सकते हो कि जी एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज बी ए डी समरूप है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिभुज बी ए डी नाम दिया था ना मैं इसको ए सी डी, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, त्रिभुज बी ए डी समरूप दिखा दिया हमने किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया, अब मैं इस ग्रीन त्रिभुज को समरूप दिखाऊंगा इस पूरी त्रिभुज के, ग्रीन त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे इस पूरी त्रिभुज के। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मैं साइड में कर रहा हूं, आप इसको नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्रीन त्रिभुज का तो नाम कैसे भी दे दो, लेट से मैंने वापस से बी ए डी नाम दे दिया, और अब पूरी त्रिभुज का नाम देना आपने, इसके अकॉर्डिंग देंगे। कैसे? एंगल बी, अगर आप बी ए डी की बात करेंगे तो एंगल बी है एक्स, बी ए डी की बात करेंगे तो एंगल ए क्या है 90 माइनस एक्स, और एंगल डी क्या है इसमें 90 है, यही बात है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरे त्रिभुज का नाम देना है। दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? बड़े वाला, यानी पूरा का पूरा ये वाला। अब इसका नाम कैसे दोगे वो समझो। अब इसमें बी एक्स है ना, पूरे बड़े त्रिभुज में पूरा बड़ा त्रिभुज कौन सा हो गया जी, ये वाला हो गया। अब देखिए इस पूरे बड़े त्रिभुज में x कहाँ पे है, तो ध्यान से समझना, x यहाँ पर है। आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये तो सिर्फ ऑरेंज वाला त्रिभुज हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे त्रिभुज की। तो पूरे त्रिभुज की बात करोगे तो पूरे त्रिभुज में x कहाँ पे है, b पे है ना। पूरे त्रिभुज की बात करोगे तो ये एंगल कौन सा है, x। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है पूरा 90। ध्यान दीजिएगा, पूरे त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, पूरे त्रिभुज की। तो जब मैं पूरे त्रिभुज की बात कर रहा हूँ तो मैं आधे आधे एंगल थोड़ी लूँगा, मैं तो इनका जोड़ लूँगा। आप इसको चाहे जोड़ के देख लो, जोड़ोगे तब भी ये 90 ही आएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पूरे त्रिभुज की अगर आप बात करेंगे तो पूरे त्रिभुज में ये एंगल ए जो है ये पूरा पूरा 90 है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग नाम दीजिएगा आप। इसमें यहाँ पे बी एक्स है ना, तो अगर आप पूरे त्रिभुज में देखेंगे तो पूरे त्रिभुज में एक्स कहाँ है, बी पे है, तो उसके दूसरे त्रिभुज का नाम होगा बी। इसमें यहाँ पे क्या है, ए है जो कि 90 माइनस एक्स है। इस त्रिभुज में 90 माइनस एक्स कौन सा है, सी, बी सी। इस त्रिभुज में डी 90 है, जबकि पूरे त्रिभुज में 90 कौन सा है, ए है। तो इस तरीके से नाम दीजिएगा, समझ में आई। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी दिख जाए। बी सी ए में वापिस समझ लो, यहाँ पर पहले त्रिभुज का तो नाम कैसे भी दे सकते थे, जो दूसरे त्रिभुज का नाम है वो पहले त्रिभुज के अकॉर्डिंग देना होता है। अब यहाँ पर इसका नाम मैंने बी ए डी दिया, अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरे त्रिभुज का नाम देना है। यहाँ पर ये एंगल x माना मैंने, ये 90 माइनस एक्स था, ये 90 था। अब ये यहाँ पे x है, तो जब मैं पूरे त्रिभुज की बात करूँगा तो पहला एंगल भी x लेना है। x कहाँ पे है, b पे है,
दूसरा है 90 माइनस एक्स। बड़े त्रिभुज में 90 माइनस एक्स कहाँ पे है? सी पे है। ये देखो, इस त्रिभुज में डी 90 है, बड़े त्रिभुज में 90 कहाँ पर है? ए पर है, पूरे ए पे, इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया, है ना। अब वापस ऐसे लिख दो कि जी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपकी समरूप हैं। लिखें तो इसका एंगल बी, यानी बीच में लेंगे इसको ए बी डी, इसके एंगल बी के बराबर है, इसको भी बीच में लेंगे सी बी ए के। रीज़न क्या है जी? दोनों एक्स हैं, यहाँ से देख लो चाहे। ऐसे ही इसका एंगल ए और इसका एंगल सी, ये दोनों भी बराबर हैं। रीज़न क्या होगा? दोनों 90 माइनस एक्स हैं। इसका एंगल डी और इसका एंगल ए, ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, रीज़न क्या होगा कि दोनों 90 हैं। अब चेक कर लो चाहे, इसका तो एंगल डी बी डी ए और इसका एंगल ए पूरा का पूरा, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री तो हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि सर एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज बी ए डी समरूप है त्रिभुज बी सी ए के। यानी हमने क्या कर दिया, इस ग्रीन त्रिभुज को इस पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप दिखा दिया। नाम क्या है? बी ए डी बी सी ए। इनको लिख लेते हैं बी ए डी बी सी ए। ठीक है, वैसे ये थ्योरम देखने में लेंथी लगती है लेकिन है नहीं। अब जैसे आपको पता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस ऑरेंज त्रिभुज को पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप दिखाना है, तो आप खुद ब खुद दर्शा सकते हो। जैसे मैंने ये किया वैसे ही आप खुद ब खुद कर सकते हो, है ना। तो पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद ही आगे देखें। करें आगे। तो इस इमेज को मैं नीचे ले जाता हूँ। अच्छा, कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि इसकी पीडीएफ नहीं मिल रही आजकल। तो भाई मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर पे मैं अभी लिखवा रहा हूँ ना आपको, इस सॉफ्टवेयर में पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है, इसलिए पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगी भाई। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने कर ली, एक तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया, एक इस ग्रीन त्रिभुज को पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप दिखा दिया। अब तीसरा काम क्या रह गया? इस ऑरेंज वाली त्रिभुज को इस पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप दिखाना है। करते हैं, चलो तीसरा काम जी। ऑरेंज वाली त्रिभुज का कैसे भी नाम दे लो, लेट से मैंने एडीसी नाम दे दिया। अब जो आप बड़ी त्रिभुज का नाम देंगे वो इसके अकॉर्डिंग देंगे। अब इसमें देख लेते हैं, इसका एंगल ए क्या है? एक्स है। इसका एंगल डी क्या है? 90 है। इसका एंगल सी क्या है? 90 माइनस एक्स है। तो अगर आप बड़े वाली त्रिभुज का नाम देंगे तो इसके अकॉर्डिंग देना है। बड़े वाली त्रिभुज में एक्स कहाँ पे है? बी पे है। बड़े वाली त्रिभुज में 90 कहाँ पर है? ए पर है। बड़े वाली त्रिभुज में 90 माइनस एक्स कहाँ पे है? सी पर है। तो इस तरीके से नाम देते हैं। नाम देने में ढिलाई मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो इससे अगली थ्योरम है ना, वो इनके नाम के बदौलत ही निकलेगी। ठीक है, अब क्या कहेंगे कि जी इसका एंगल ए इसका एंगल बी के बराबर होगा। इसको ए को बीच में ले लो, इसको बी को बीच में ले लो। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सर दोनों एक्स हैं। देखो, इसका एंगल डी इसके एंगल ए के बराबर होगा। इसको बीच में लो, इसको भी बीच में लो। क्यों लोगे? क्योंकि जी दोनों 90 हैं। ठीक है, आप चाहें तो दो ही एंगल बराबर दिखा करके एंगल एंगल समरूपता कसौटी कह सकते हैं, लेकिन चलिए मैं तीनों दिखा देता हूँ। इसका एंगल सी और इसका एंगल सी भी बराबर होगा, यानी ए सी डी बराबर होगा एंगल बी सी ए के। रीज़न, दोनों 90 माइनस एक्स हैं। ठीक है, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से आप क्या कह सकते हैं कि जी दोनों के दोनों त्रिभुज आपकी समरूप हैं, है ना। यानी हमने तीनों काम कर दिए। इसका नाम लिख लेते हैं एडीसी बीएसी। त्रिभुज एडीसी समरूप कर दिया बीएसी के, है ना। इस तरीके से आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। थ्योरम में कुछ भी नहीं था, मैं आपको जल्दी से समराइज करा देता हूँ।
हमें क्या कहा गया था कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से एक कर्ण पर लंब खींचा गया। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और ये दोनों त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के भी समरूप होंगे। कहने का मतलब एक ही थ्योरम में हमें 3 चीज़ें प्रूफ करनी थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको x माना, ये 90 था ही, ये 90 माइनस एक्स हो गया। ऐसे ये x हो गया, ये 90 था ही, ये 90 माइनस एक्स हो गया। इसके बाद मैंने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दिया। बहुत ही आसान था क्योंकि नाम तो मुझे पता ही थे, तो जल्दी जल्दी कर दिया। इसी तरीके से इस ग्रीन त्रिभुज को पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप कर दिया क्योंकि नाम तो पता ही है। ऐसे ही मैंने इस ऑरेंज त्रिभुज को पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप कर दिया क्योंकि हमें नाम तो बोलो पता ही है ना। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हमने प्रूफ किया। अब इस थ्योरम को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस थ्योरम को करेंगे तो आपको आधे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब इस थ्योरम से हमें क्या रिजल्ट मिला? इस थ्योरम से हमें ये रिजल्ट मिला, ये वाला रिजल्ट। इसको मैं कॉपी कर लूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट मिला है ना। हमें क्या मिला? हमने इस थ्योरम की मदद से ये प्रूफ करा है। क्या प्रूफ किया है? कि भैया जब किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब गेड़ा जाता है तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं और वे दोनों त्रिभुज पूरी बड़ी त्रिभुज के भी समरूप होती हैं। यानी अल्टीमेटली हमें ये रिजल्ट मिला। अब ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब यहाँ पे कुछ का कमाल दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप कर दिए थे ना। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, पता है ना। इसके पहले दो, इसके पहले दो, यानी BAAC बराबर हो गया इसके लास्ट के दो, इसके लास्ट के दो, ADCD के, और ये बराबर हो गया पहला लास्ट BDAD के, है कि नहीं, है ना। अब यहाँ से कमाल की बात देखिएगा। हाँ, ये देखो कमाल की बात, ये दोनों आपको बराबर मिले हैं ना। दोनों में AD है, दोनों में क्या है? AD है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे मिलेगा AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। अच्छा, मैं भी एक बात बताना भूल गया, आपकी थ्योरम खत्म हो चुकी है भाई। अगर आप देख रहे हैं तो आपकी थ्योरम खत्म हो चुकी है। जो मैं अब बता रहा हूँ ये मैं अगली थ्योरम का आपको हिंट बता रहा हूँ ताकि आप अगली थ्योरम को खुद ब खुद सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो अभी जो भी मैं बातें बताऊँगा वो अगली थ्योरम के लिए होंगी। तो ये जो आज का लेक्चर है ये खत्म हो चुका है। वैसे ये जो भी बातें बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है ताकि आप अगली थ्योरम को खुद ट्राई कर सकें। उनको सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं। तो हमने क्या किया, ये हमें तीनों त्रिभुज जो हैं समरूप मिल गई थी। तो ये इसके समरूप है तो इसका मतलब ये बराबर होगा। यहाँ से हमने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें AD स्क्वायर बराबर मिला BD इंटू CD। अच्छा, अब इसमें देखिए ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप मिली है, इसका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, है कि नहीं? बोलिए, बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से बराबर हैं। BA BC, ये देखिए ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों में एक एलिमेंट सेम है। अब अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो क्या मिलेगा? BA स्क्वायर बराबर BD इंटू BC। समझ में आई? अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। इसकी ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप मिली है यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। है ना, पहले दो लास्ट के दो, लास्ट के दो, पहला लास्ट, ऐसे कर दिया। अब इनमें देखिए कौन कौन से इक्वल हैं। कौन सा कलर लें भाई? पिंक ले लेते हैं, चलो। इसमें देखिए कौन कौन से बराबर हैं भाई। ये देखिए ये दोनों बराबर हैं। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। अब यहाँ से हमें क्या प्रॉफिट हुआ वो देखो। एक तो मिल गया BA का स्क्वायर, BA कहाँ है? ये रहा। एक मिल गया AC का स्क्वायर, AC कहाँ है? ये रहा। और एक मिल गया AD का स्क्वायर। अच्छा, AD ये रहा, इसकी तो जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो। अभी हमें इन दोनों की जरूरत है। किनकी? BA का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, BA का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, यानी इन दोनों त्रिभुजों की जरूरत है अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है तो, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक तो मुझे BA का स्क्वायर मिला, एक मुझे AC का स्क्वायर मिला। BA मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिल गया, बेस का स्क्वायर मिल गया, लंब का स्क्वायर मिल गया, आधार का स्क्वायर मिल गया। अगर मुझे कैसे ना कैसे करके BC का स्क्वायर मिल जाता, यहाँ पे AD का स्क्वायर मिला,
अगर मुझे BC का स्क्वायर मिल जाता तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को आराम से प्रूफ कर सकता था। समझ में आई? तो BC का स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर प्लस होता है ना। तो आप एक काम करो, ये लंब का स्क्वायर मिल गया, ये आधार का स्क्वायर मिल गया, तो इन दोनों को जोड़ दो। सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने पर, ये आपको मैं कल भी बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ आपको हिंट देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके अंदर थोड़ी सी उत्सुकता बढ़े। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड वालों को भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, थोड़ा सा साइड हो जाए, क्या मिलेगा जी, BD इंटू BC प्लस BC इंटू DC, यही मिला। अब देखिए BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है BC, यहाँ पे बच गया BD BD, और यहाँ पे क्या बच गया जी, बच गया DC। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो गया BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC। BD और DC को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, BC ही मिलेगा, यानी ये भी हो गया हमारा BC। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, और यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो इस थ्योरम से, जो अभी मैंने थ्योरम कराई आज, इस थ्योरम से रिलेटेड है कि नहीं। अभी हमने इस थ्योरम से जो अभी हमने प्रूफ किया, उससे हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया था ना। अगर मुझसे कह दे कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करो, तो मैं क्या करूँगा, AD को जोड़ दूंगा कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद ये दोनों त्रिभुज बनेंगी, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूंगा। मतलब ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा कहिएगा कि प्रमेय 6.7 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जैसे इन दोनों को समरूप दिखाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, राइट वाले लेफ्ट साइड को जोड़ दूंगा, राइट साइड को जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद मुझे मिल जाएगा BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, और यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इसलिए ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थी। इसमें टाइम भी बहुत लग गया होगा, पता नहीं कितना बच गया, 32 मिनट लग गए एक थ्योरम में, है ना, जबकि ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस थ्योरम को सीखने के बाद आप प्रमेय 6.8 को खुद ब खुद भी कर सकते हो। इसने जो आकृति बना रखी है जरूरी नहीं आप ऐसी बनाएं, इसने थोड़ी सी अटपटी सी बना दी, मुझे पसंद नहीं आई ना। आप अपनी मर्जी से अच्छी आकृति बना सकते हैं, जैसे हमने इसमें बनाई थी, ये कहाँ गई भाई, इसमें बनाई थी, ऐसी आकृति बना के भी सोल्व कर सकते हैं ना। करना कैसे है, आपको ये आकृति बना लेनी है, A से D तक कंस्ट्रक्शन करनी है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के बाद आपको ये मिल जाएगा, इससे फिर आपको ये मिलेगा, दोनों साइड जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने ये थ्योरम सोल्व की। ये पाइथागोरस थ्योरम मैं कल कराऊंगा, लेकिन पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा जरूर कि अभी तक कौन कौन देख रहा है ना, मुझे मतलब थोड़ा अच्छा फील होगा। कल भी आपने बताया, बहुत एक स्टूडेंट का नाम मैं भूल गया, उन्होंने बताया था कि मैं देखता तो हूँ लेकिन मैं कभी लिखता नहीं ऐसे, है ना। तो आप मुझे आज बता दीजिएगा किस किसने देखा है अभी तक यहाँ तक। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड या जो मैंने थ्योरम कराई है ये वाली थोड़ी लेंथी जो है, इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, दिखाऊं? 2 मिनट को दिखाते हैं। जी ये क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये जो आपने आज थ्योरम पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड है। इसी तरीके से तो हैं AB स्क्वायर AC स्क्वायर इस तरीके। तो आज जो थ्योरम पढ़ी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप ये दोनों क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं। आपको कराएंगे तब आप देख लेना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं और बाकी कल मिलते हैं फिर। अच्छा, पिछले जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ा दिए गए आप उसकी रिवीजन ज़रूर कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, और ये रट्टा मारना नहीं होता है कि भाई कई स्टूडेंट सोचते हैं कि रट्टा मारना नहीं है भाई, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप ये समझिए कि आप बहुत जल्दी भूलते जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक यू।